यस, हाय, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी फाउंडेशन बैच में कॉरपोरेट इश्यूअर्स वाली टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं। इस रीडिंग को हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इसमें हम आज जो टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज कॉरपोरेट गवर्नेंस। ओके, टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉरपोरेट इश्यूअर्स। यस, दिस इज कोर टॉपिक, दिस इज नॉट प्री रिक्विजिट्स, दिस इज द कोर टॉपिक। ओके, यस, हाय, हेलो, यस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्विकली अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड टेक अ नाइस प्लेस, बिकॉज ये सेशन में हम पूरा वन शॉट इस टॉपिक को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक खत्म करने वाले हैं, पूरा कवर करने वाले हैं। ओके, एंड दिस इज एब्सोल्युटली रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। शुरू करें, आर वी रेडी? सो कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ही प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता है। वाई, मैं आपको एक छोटा सा एक वाई समझाना चाहूंगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तब आपको इसकी महत्व समझ में आएगा, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। देखिए, मान लीजिए आप अभी सीएफए परस्यू कर रहे हैं, राइट, एंड आप कर ही रहे हैं। सो वंस यू कंप्लीट इट, उसके बाद आप किसी कंपनी में फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर के लेवल पर जा रहे हैं। तो एज अ फंड मैनेजर, देखिए, आज ही अगर आपने वो माइंडसेट डेवलप कर लिया ना, तो आपको आगे लाइफ में और करियर में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप खुद को एक फंड मैनेजर की जगह पर रखकर अभी सोचना, आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ओके, उस कंपनी के आप नंबर्स को एनालाइज कर रहे हो, आप उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हो। यू सी दैट सभी रेशियोज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप लेवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, कैश फ्लोज भी आ रहे हैं, फिर रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा खासा दिख रहा है, मतलब आपको नंबर्स में कहीं कोई ऐसी कमी दिखाई दे नहीं रही है। ओके, लेकिन आपको साथ में एक चीज ये भी पता चल रही है कि इस कंपनी पे सरकार ने रिसेंटली कोई टैक्स इवेजन का नोटिस जारी किया। ठीक है, एक न्यूज आपको मिलती है। फिर आपको एक न्यूज और मिलती है कि इस कंपनी पे रेगुलेटर ने कोई पेनल्टी ठोक दी है। फिर एक न्यूज मिलती है कि इस कंपनी में कैश एम्बेजलमेंट का कोई केस आया, मतलब कैश लीक हुआ है, कैश किसी ने चोरी करके कोई चला गया था। तो अब आप मुझे बताइए, एज अ फंड मैनेजर, आप बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं अपने अंदर, आप क्या ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे? बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूं। ओके, एंड आपके कोई भी क्वेरी हो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं अभी। पर अगर कोई ऑफ टॉपिक होगा ना, जो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो उसको मैं एंड में टेकअप कर लूंगा, ठीक है ना, उसको अभी मैं बीच में नहीं लूंगा। हाँ जी, बताइए। टॉपिक से रिलेटेड डेफिनेटली आप अभी पूछिए, अभी का अभी आंसर मैं करूंगा। बाकी इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि ऐसे केस में एज अ फंड मैनेजर क्या इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसमें नंबर्स बहुत अच्छे हैं पर कुछ ऑड न्यूज आपको सुनने को मिल रही है। तो आपके आंसर्स आने शुरू हो गए हैं दैट आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ये जो अभी मैंने बताया ना, ये जो एंगल मैंने आपको आपके सामने रखा कि उस कंपनी पे कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं जो उस कंपनी को पेनल्टी की तरफ लेके जा रहा है, या उसके ऊपर कुछ लीगल केसेस आ रहे हैं, या उस केस में हमको कोई फ्रॉड सुनने को मिल रहा है, ये सारा जो लक्षण है ना, ये वीक कॉरपोरेट गवर्नेंस के लक्षण होते हैं। तो आइए इसीलिए हम इस चीज को समझेंगे कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल नंबर्स को देखना एनफ नहीं होता है। एनफ होगा जब आप उस कंपनी की पूरी कंप्लीट पिक्चर देखोगे, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट इज देयर इन द कंपनी। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं विस्तार से, पूरे डिटेल में इसको आज हम वन शॉट पूरा टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस टॉपिक का पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ सिस्टम, इट इज नॉट वन सिंगल आइटम। ये कोई एक चीज नहीं है कि मैंने ये कर दिया तो भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, जी नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दो शब्द आते हैं, पहले हो गया कॉर्पोरेट, दैट रेफर्स टू अ कंपनी। उसके बाद आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या है? हाउ डू यू गवर्न अ कंपनी, एक कंपनी को कैसे चलाया जा रहा है। तो एक कंपनी को चलाने के लिए ना हम एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो दैट सिस्टम ऑफ चेक्स, बैलेंसेस एंड इंसेंटिव्स जो आप डिजाइन कर रहे हैं, दैट यू आर डिजाइन दैट यू आर डिजाइनिंग टू मैनेज कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट
among a corporation's diverse stakeholders। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं हाईलाइट करता हूं। एक तो हो गया स्टेक होल्डर्स, दूसरा कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, और इनको मैनेज कैसे किया जाए। ओके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसी चीज के बारे में। सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इनमें कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट क्या है। ओके, जरा ध्यान से सुनेंगे और आराम आराम से चलेंगे। मैंने क्या शब्द यूज किया? मैंने बोला स्टेक होल्डर्स। तो आइए इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। हु इज अ स्टेक होल्डर? कौन होता है स्टेक होल्डर? एक कंपनी में जिस किसी का भी इंटरेस्ट है, एक कंपनी में जिस किसी का भी इंटरेस्ट है, वो उस कंपनी का स्टेक होल्डर है। इसका क्या मतलब होता है? आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, लेट्स से आईफोन 17 प्रो मैक्स। ओके, कल को एप्पल कंपनी न्यूज देती है कि भाई हमारे धंधा वंदा बंद हो गया, हम शटर गिरा रहे हैं और हम बंद करके जा रहे हैं। एज अ कस्टमर ऑफ दिस एप्पल कंपनी, आपने उस कंपनी का एक प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, क्या आपको फर्क पड़ेगा कि वो कंपनी बंद हो रही है? बताइए, क्या आपको फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपने तो वो आईफोन खरीदा तो उसमें वारंटी वगैरह भी आती है, उसके आपको स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। आप सोच रहे हो आप इस फोन को अगले 5 साल तक यूज करोगे, तो भैया आपको सर्विस तो चाहिए होगी ना अगले 5 साल तक, सॉफ्टवेयर में अपग्रेड्स भी तो चाहिए होंगे। तो अगर वो कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? बताइए। यस, अगर आपको फर्क पड़ा, अगर आपको फर्क पड़ा, इसका मतलब आप उस कंपनी में इंटरेस्टेड हो। राइट, आपका इंटरेस्ट है उस कंपनी में। वो कंपनी को कल कुछ अच्छा हो या बुरा हो तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। हालांकि अच्छाई से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी कल को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमाए तो एक कस्टमर को ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन एटलीस्ट कुछ इंटरेस्ट तो है आपका, आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज से रिलेटेड इंटरेस्ट तो है आपका। राइट, तो यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी। और कौन इंटरेस्टेड होता है? वो कंपनी भी तो किसी की कस्टमर होगी। ठीक है, तो अगर आपने फॉक्सकॉन का नाम सुना है, अब इंडिया में टाटा ग्रुप भी तो एप्पल के प्रोडक्ट्स को असेंबली करता है। राइट, तो अब टाटा ग्रुप के लिए एप्पल कंपनी क्या हो गई? एक कस्टमर हो गया। राइट, जो हमको कमाई ला करके देता है। अगर एप्पल कल बंद होती है तो टाटा ग्रुप को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिकॉज हम क्या है उस कंपनी के लिए? सप्लायर्स हैं। और एक सप्लायर का इतना बड़ा कस्टमर अगर कल को चला जाएगा तो भैया हमारा तो हिल जाएगा बिजनेस पूरा। राइट, सो वी आर इफेक्टेड देयर। और कौन इफेक्टेड होता है? आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति खराब हो रही है, तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? बताइए। आप बोलेंगे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरी सैलरी आ गई अकाउंट में तो मेरा काम हो गया है ना, फिर कंपनी प्रॉफिट में जाए लॉस में जाए। देखो भैया, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो कब तक आपकी सैलरी टाइम पे आएगी? बताइए। ऐसा होगा कि अगले महीने की सैलरी 1 हफ्ते लेट हो गई, उसके उसके अगले महीने की सैलरी 2 हफ्ते लेट हो गई, उसके अगले महीने की सैलरी 1 महीना डिले हो गई। इस तरह से करते करते 2-3 महीने की सैलरी आपकी फंस जाएगी। राइट, तो एम्प्लॉय होते हुए आप हमेशा यही दुआ करोगे कि भैया मैं अपना देख लूंगा, तो कंपनी को ठीक रखना। भगवान से जब भी पूजा करोगे तो आप यही मांगोगे कि कंपनी को कुछ नहीं होना चाहिए। राइट, तो एम्प्लॉय को क्या फर्क पड़ता है उस कंपनी की अवस्था से? जी हाँ। तो क्या एक एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है कंपनी में? जी हाँ, बिल्कुल इंटरेस्टेड है। मैं एम्प्लॉयज के साथ साथ यहां पर मैनेजर्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, एम्प्लॉय के साथ साथ मैनेजर्स लोग भी क्या होते हैं? एम्प्लॉय ही तो होते हैं, बस ऊपर टॉप लेवल पे बैठे हुए होते हैं, है तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज ही। राइट, और कौन हो सकते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात कर लेते हैं। बताइए, अगर आपने आज किसी कंपनी का शेयर खरीदा, आपने रिलायंस का शेयर खरीदा,
तो रिलायंस की कंपनी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो आप हर रोज न्यूज में ट्रैक करोगे, राइट? कि अरे वाह, रिलायंस को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, बधाई हो, राइट? आप खुश खुश हो जाओगे, आप मिठाइयाँ बांटोगे। और अगर वहीं कोई नुकसान हो जाएगा कंपनी को तो आपको दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि कंपनी को अगर नुकसान होगा तो कंपनी के शेयर की वैल्यू गिरेगी, और शेयर की वैल्यू गिरेगी तो आप इफेक्टेड हो, राइट? तो इस केस में तो आपका इंटरेस्ट बिल्कुल सीधा सीधा दिख ही रहा है कि भाई उस कंपनी के शेयर में मैं इन्वेस्टेड हूँ, राइट? सो अगर कंपनी में कुछ भी अच्छा या बुरा होगा तो आई एम डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय दैट। ओके, तो चलो शेयर होल्डर्स हो गए। और कौन हो सकते हैं? अगर आप किसी को लोन देते हो तो उसको भी तो आप ट्रैक करोगे कि भाई वो कंपनी कैसी चल रही है। तो आप अगर लोन दे रहे हो तो आप क्या बन जाते हो? आप बन जाते हो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है? या फिर मैं इसको सीधी भाषा में लेंडर बोल देता हूं। तो लेंडर्स जो भी होते हैं जिन्होंने लोन दे रखा है कंपनी को, उनको तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो तो एकदम हर क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही रिलीज होता है वो तो बैठ बैठ के पढ़ते होंगे कि भाई कंपनी में कोई दिक्कत वाली चीज तो नहीं है, हमारा पैसा टाइम पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, राइट? तो ये तो वो लोग ट्रैक करेंगे ही करेंगे। तो ये लोग भी डेफिनेटली इंटरेस्टेड है कंपनी में। और कौन हो सकते हैं? और हम बात कर लेते हैं, बताओ सरकार को कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई कंपनी डूब जाए तो सरकार को फर्क पड़ेगा क्या? विल गवर्नमेंट बी इम्पैक्टेड बाय दैट? क्यों भाई, गवर्नमेंट हमसे कितना ज्यादा टैक्स कमाती है, यस और नो? तो एक अगर बहुत बड़ी कंपनी चली जाती है तो उसका टैक्स में कुछ ना कुछ कटौती आएगी कि नहीं आएगी? तो गवर्नमेंट इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड, राइट? तो मतलब कुल मिलाकर ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोग एक कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? तो ये तो हमको समझ में आ गया। सो व्हाट इज स्टेक होल्डर, इसका डेफिनेशन अब आपको क्लियर है। अब आकर के वापस से दोबारा से पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम कुछ टैक्स लगाते हैं, ठीक है? हम कुछ चेकिंग कर रहे हैं, हम कुछ टैली कर रहे हैं, हम कुछ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ बैलेंस कर रहे हैं। डिजाइन टू मैनेज कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट अमोंग कॉर्पोरेशंस डाइवर्स स्टेक होल्डर्स। ये जो डाइवर्स स्टेक होल्डर्स होते हैं, अभी जिनका मैंने आपको एग्जांपल दिया, इन लोगों के बीच में जो इंटरेस्ट है ना, सबका इंटरेस्ट मैंने आपको समझाया। एम्प्लॉय का क्या इंटरेस्ट है, कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है, सप्लायर का क्या इंटरेस्ट है, सबका इंटरेस्ट मैंने आपको समझाया। इन सभी लोगों के जो इंटरेस्ट है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, वो आपस में कंफ्लिक्टिंग हो सकते हैं। मैनेजर को कुछ और चाहिए, शेयर होल्डर को कुछ और चाहिए, जो क्रेडिटर है, जो लेंडर है, उसको कुछ और चाहिए, राइट? तो हम लोगों के आपस में कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो सकते हैं। वो क्या होते हैं वो अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आने वाली स्लाइड्स में। तो इन लोगों की कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए, यही होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो कंपनी इस कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है वो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होता है, और जो मैनेज नहीं कर पाती है उस कंपनी में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज, ये जो सिस्टम हम बनाते हैं ना, कि ऐसा कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज ही ना हो, या अगर अराइज होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से रिजॉल्व हो जाए, वो सिस्टम को ही बोला जाता है कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हम इस तरीके से कंपनी को गवर्न कर रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द पावर्स। इन सभी स्टेक होल्डर्स की कुछ राइट्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके पास कुछ पावर्स हैं। इन सबको बैलेंस करके चलना while मीटिंग द कंपनीज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। एक कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करे while मैनेजिंग द conflicts ऑफ ऑल these stakeholders, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हम कब बोलेंगे कि एक कंपनी अच्छी तरीके से गवर्न की जा रही है? हम तब बोलेंगे जब कंपनी जो भी टारगेट सेट करती है, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करती है, उसको अच्छी तरीके से अचीव करती है, और उस कंपनी में जो स्टेक होल्डर्स है वो आपस में लड़ाइयां भी नहीं कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि हाँ, इस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल सॉलिड है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? साउंड गवर्नेंस एंश्योर्स एडहेरेंस टू एक्सटर्नल रूल्स एंड इंटरनल रिक्वायरमेंट्स। मतलब अगर किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है, साउंड होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो कंपनी ऑटोमेटिकली जो एक्सटर्नल लॉज हैं या जो रूल्स हैं उस कंपनी पे जो अप्लाई होते हैं, उन सबको वो कंप्लाई करती है। मतलब वो एक कंप्लायंट कंपनी होती है।
ओके तो एक्सटर्नल लॉज भी कंप्लाई होते हैं, और जो इंटरनल रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनल रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, कि जो कस्टमर को चाहिए था हमने वो भी दिया, जो सप्लायर को चाहिए था उसकी एक्सपेक्टेशन भी हम मीट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज को चाहिए हम उनकी एक्सपेक्टेशन भी मीट कर रहे हैं, राइट। तो हम एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों चीजों को कंप्लाई करते हुए, दोनों चीजों को मीट करते हुए चल रहे हैं, अल्टीमेटली प्रोटेक्टिंग द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ द फर्म। आप ये चीज समझ रहे होंगे कि अगर किसी भी स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही होगी तो उस कंपनी में कल दिक्कत आनी ही आनी है। अगर उस कंपनी के आज एम्प्लॉयज खुश नहीं है तो हम सबको पता है कि कल वो धरने पे बैठने वाले हैं, स्ट्राइकें होने वाली है, प्रोडक्शन रुकने वाला है, सेल गिरने वाली है, मतलब ये सारी चीजें निश्चित है, होना ही होना है, राइट। अगर जो कंपनी के लेंडर्स है वो नाखुश है तो वो कंपनी को फंडिंग देना बंद कर देंगे, राइट। कंपनी के मैनेजर्स अगर नाखुश है तो वो कंपनी में कुछ ऐसे ऐसे तरीके निकालेंगे कि कंपनी का नुकसान हो जाए और मैनेजर का प्रॉफिट हो जाए, राइट। तो कुल मिलाकर के हर किसी को हमको खुश रखना है, और इन सबको खुश रखते हुए हमको हमारी कंपनी की जो वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हुए चलना है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, आई बिलीव इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको कहीं ना कहीं अभी फील हो रही होगी, एंड ये चीज जब आप रियल लाइफ में उतरोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितना ज्यादा टाइम ऐसे नॉन फाइनेंशियल चीजों को देखने में और ऑब्जर्व करने में, एनालाइज करने में बिता देते हैं, जो चीजें नंबर्स में नहीं दिखाई देती हैं। ओके, एंड ये चीजें ना अल्टीमेटली नंबर्स में रिफ्लेक्ट होंगी। ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नंबर्स में नहीं दिखता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है या अच्छा, ये हम कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इसलिए देखते हैं ताकि एक बार अगर इन्वेस्टमेंट हो गई तो फिर अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब हुआ ना तो आपको पता है वो फाइनेंशियल जो है ना आने वाले टाइम में जरूर खराब हो ही जाएंगे। तो हम इन्वेस्ट करने से पहले ही देखना चाहते हैं कि कंपनी में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये रिश्ता हमको पढ़ने की जरूरत है। व्हाट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप? तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। गवर्नेंस इज प्राइमरीली नीडेड बिकॉज ऑफ द एजेंसी रिलेशनशिप क्रिएटेड व्हेन पार्टी वन पार्टी हायर्स अनदर। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप में से किसी की भी खुद की बिजनेस, खुद का कोई दुकान, खुद की कोई ऑफिस, ऐसा कुछ भी है अगर है तो आप इस चीज से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। अगर आप अपनी शॉप में, अपनी दुकान में खुद बैठते हो तो आपको पता है कि आपकी दुकान में क्या हो रहा है, राइट। कहां पे क्या चीज का स्टॉक है, कैश कहां पे पड़ा है, क्या सभी चीजें ठीक है कि नहीं, रजिस्टर ठीक से मेंटेन हो रहा है क्या, मतलब सारी चीजें आपके कंट्रोल में है, राइट। लेकिन अगर आप दुकान पे खुद नहीं बैठते हो, आपने किसी लड़के को बिठा दिया, आपने किसी को हायर करके वहां पर बिठा दिया, अब क्या कर रहे हो आप? अब आपको चीजों को ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक मतलब भाई उसने इन्वेंट्री ठीक से मेंटेन करी कि नहीं करी, उसने कैश ठीक से काउंट करा कि नहीं करा, उसने कैश जमा कराया कि नहीं कराया। तो ये सब कैसे चेक करोगे आप? ये सब चेक करने के लिए अब आपको लगाना पड़ेगा ऊपर सीसीटीवी। यस, तो तभी तो आप मॉनिटर करोगे। तो कुल मिलाकर के जब हम किसी और के जरिए काम करवाते हैं तो हमको उसको मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये जो गवर्नेंस वाला सिस्टम है ना, तभी चाहिए होता है जब हम काम किसी और के जरिए करवा रहे हैं, जब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को डेलीगेट कर दी है और वो काम हम खुद नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक कंपनी में कौन प्रिंसिपल होता है और कौन एजेंट होता है? कंपनी में प्रिंसिपल होते हैं शेयर होल्डर्स। ऑब्वियस सी बात है, हु इज द मालिक ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स आर द मालिक ऑफ द कंपनी, द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, दे इलेक्ट डायरेक्टर्स एज वेल एज मैनेजर्स। ठीक है, अब इसकी हायरार्की समझो। मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। मालिक हम शेयर होल्डर्स। अगर आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदा है तो क्या आप खुद जाते हैं कंपनी में? क्या खुद कंपनी का शटर उठाते हैं? खुद क्या माल बनाते हैं? जी नहीं, शेयर होल्डर्स तो नहीं जाते हैं कंपनी में काम करने के लिए, राइट, या कंपनी को मैनेज करने के लिए हम नहीं जाते। तो शेयर होल्डर्स मालिक है, वो घर पे आराम से चिल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया,
कंपनी को चलाने के लिए हमने डायरेक्टर्स को हायर किया। हमने किसको अपॉइंट किया? डायरेक्टर्स को। ये कौन हो गए? हमारे एजेंट्स हो गए। हमने डायरेक्टर को हायर किया। कहां पे हायर किया? हम एजीएम में जाकर के वोट करते हैं कि मिस्टर ए को डायरेक्टर बनाओ, मिस्टर सी को डायरेक्टर बनाओ, मिस्टर एक्स को डायरेक्टर बनाओ, ठीक है, जो हमको लगता है कि कंपनी को अच्छे से चला लेगा। यस और नो? तो हमने वहां पे वोटिंग करी, वोट करके हमने इन डायरेक्टर्स को हायर किया। ठीक है, अब डायरेक्टर्स हायर हो गए। क्या ये डायरेक्टर्स लोग अब ऑफिस में जा रहे हैं? क्या ये लोग फैक्ट्री में जाकर के फैक्ट्री चला रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं? जी नहीं, ये लोग भी नहीं जाते। ये लोग तो खाली आकर के बोर्ड मीटिंग में बैठ जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब कंपनी चलाने के लिए भी कोई चाहिए होगा। तो डायरेक्टर्स लोग क्या करेंगे? अब वो लोग मैनेजर्स को हायर करेंगे, जो मैनेजर्स लोग अल्टीमेटली कंपनी को चला रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी चलाने वाला कौन होता है? कंपनी चलाने वाला होता है मैनेजर। मैनेजर किसको जवाब देगा? मैनेजमेंट, मैनेजर को किसने हायर किया? मैनेजर को डायरेक्टर ने हायर किया। तो मैनेजर जाकर के बोर्ड को जवाब देता है, रिपोर्ट करता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं और सब कुछ सही है कि नहीं है। फिर डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर को किसने हायर किया था? शेयर होल्डर ने। तो डायरेक्टर जाकर के शेयर होल्डर को बताता है कि भाई कंपनी में ऐसा हो रहा है, कंपनी में वैसा हो रहा है। राइट? तो ये होती है हायरार्की, पूरी की पूरी चेन। तो अल्टीमेटली जो मालिक है, जो प्रिंसिपल है, जो शेयर होल्डर है, उसने क्या किया? जो कंपनी चलाने का दायित्व है वो बांट दिया। तो पहले बीच में डायरेक्टर्स आ गए, उसके बाद मैनेजर्स आ गए, और जहां पर हमने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के हाथ में दे दिया, वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा। राइट? सो मॉनिटर करने में इश्यूज क्या आते हैं, आओ वो देखते हैं। व्हाट आर द की इश्यूज? सबसे पहले है इंफॉर्मेशन असिमेट्री। इस टर्म का मतलब समझिए। इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब है कि इंफॉर्मेशन इक्वली सबके पास नहीं होती है। ठीक है, अलग अलग इंसान के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकती है। आप एक चीज बताइए, आपने अगर किसी भी कंपनी में आपने आईटीसी का शेयर ले रखा है, तो क्या आप आईटीसी की पल पल की खबर जानते हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है? बताइए तो। आपको नहीं पता होगा शायद। राइट? ज्यादातर लोगों को तो कुछ भी नहीं पता होता, नहीं सेल पता है, ना ही प्रॉफिट पता है, कुछ भी नहीं पता, बस शेयर होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है, नहीं, हम लोग इतना टाइम नहीं है हमारे पास। राइट? तो एक शेयर होल्डर के पास ना सबसे कम इंफॉर्मेशन होती है। सबसे ज्यादा किसके पास होती है? कैन यू टेल मी? सबसे ज्यादा उसके पास होती है जो खुद अपने हाथों से काम कर रहा है, एंड दैट इज वन हु, दैट इज द मैनेजर। बिकॉज मैनेजर्स कंपनी के अंदर बैठे हैं, कंपनी को चला रहे हैं, उनको पता है कंपनी में ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। राइट? मैनेजर लोग किसको रिपोर्ट करते हैं? डायरेक्टर्स को। मैनेजर लोग किसको रिपोर्ट करते हैं? डायरेक्टर को। डायरेक्टर लोग किसको रिपोर्ट करते हैं? शेयर होल्डर को। मैनेजर के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। हो सकता है मैनेजर जब इसको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसने कुछ चीजें फिल्टर आउट कर दी हो, आधी चीजें वो बताएगा, आधी चीजें नहीं बताएगा। फिर डायरेक्टर के पास जो चीजें आ गई वो हो सकता है उसमें से कुछ चीजें फिल्टर कर दे, आधी बताएगा आधी नहीं बताएगा। राइट? तो इसके पास सबसे कम होती है, फिर इसके पास थोड़ी ज्यादा होती है, और इसके पास सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये हो गई इंफॉर्मेशन असिमेट्री। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एजेंट्स यानी कि जो हमारे मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, typically possess more information about the firm's health and opportunities than the principals. ये है पहला इशू। ओके, दूसरा, एजेंसी कॉस्ट। एजेंसी कॉस्ट का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको जो दुकान वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कि दुकान में आपने किसी और को बिठा दिया है कि भाई तुम चलाओ, गल्ले पे तुम बैठो, तो वहां पे आपने जो वो सीसीटीवी लगाया था, फिर आपने एक वो स्क्रीन खरीदा होगा, मॉनिटर खरीदा होगा वो देखने के लिए, फिर आपने एक हार्ड डिस्क लगवाई होगी वो वीडियो स्टोर होने के लिए, तो भाई आपने लाइटिंग लगवाई होगी ताकि सब कुछ क्लियरली दिखे, साफ साफ दिखे। ये सब के लिए आपने खर्चा किया कि नहीं किया? ये सब खर्चा नहीं होता अगर आप दुकान पे खुद बैठे होते। आप नहीं बैठे हो, आपने किसी और के थ्रू करवाया, इसीलिए तो ये सारा खर्चा करना पड़ा ना। इस खर्चे को हम बोलते हैं एजेंसी कॉस्ट। जहां पे आप एजेंट के जरिए काम करवाओगे, वहां पे आपके कुछ एडिशनल खर्चे आएंगे। ओके, तो कंपनी में क्या खर्चे आते हैं? दिस इंक्लूड सम डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग हायरिंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर। भाई एक कंपनी का सीसीटीवी कौन होता है? एक कंपनी का सीसीटीवी होता है एक ऑडिटर। ओके, सॉरी।
तो हम क्या करेंगे, एक सीए को हायर करेंगे, उसको बोलेंगे कि मैनेजर जो हमको रिपोर्टिंग कर रहा है ये नंबर सही है कि नहीं, तुम जा करके चेक करके आओ कंपनी में, राइट। तो वो जा करके बिल विल सब चेक करके आएगा, मशीन वशीन चेक करके आएगा कि हाँ यहाँ पे लिखा है ना इतने की मशीन खरीदी है, तो सच में खरीदी है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑडिटर को हायर करते हैं, राइट। उसके बाद एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, foregone profits from missed opportunities due to manager risk aversion। अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, ये मतलब हमको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो कई बार ऐसे मौके आते हैं कंपनी में जो, अगर उन मौकों का अगर फायदा उठाया जाता तो कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता था। लेकिन मैनेजर, क्योंकि मैनेजर को उसकी सैलरी टाइम पे मिल रही है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई आकर के उसको कोई बहुत बढ़िया ऑफर दिया था, उसने बोला है नीचे जा, राइट। तो वो इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसकी सैलरी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, उसको उसकी सैलरी मिल रही है। तो वो ऐसा कोई भी अननेसेसरी रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा कि भाई कोई चीज में मैं दिमाग लगाऊं और वो चीज गलत हो जाए, तो वो इतना रिस्क तो लेना ही नहीं चाहेगा, राइट। उसको उस चीज से मतलब ही नहीं है। तो देयर आर सर्टेन अदर कॉस्ट एज वेल जो आपको बियर करनी पड़ सकती है अगर आप कंपनी खुद नहीं चला रहे हो तो। ओके, सो दीज आर एजेंसी कॉस्ट। Now let me tell you the key conflicts that you are going to see in an organization। एक कंपनी में क्या की conflicts होते हैं। तो सबसे पहले conflict है शेयर होल्डर और मैनेजर्स के बीच में, ठीक है, मतलब मालिक और एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। तो क्या conflicts आते हैं। सबसे पहला है इनसफिशिएंट एफर्ट, ये जो अभी मैंने आपको बताया। इनकी अनविलिंगनेस टू मेक हार्ड डिसीजंस सच एज क्लोजिंग अनप्रॉफिटेबल लाइंस और बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय आउटसाइड एक्टिविटीज। अगर कंपनी के 3 वर्टिकल चल रहे हैं, ठीक है, एबीसी, सी वाला जो वर्टिकल है वो बस ऐसे ही एवरेज सा है, उसमें कोई खास प्रॉफिट ऑफिट नहीं होता है, लेकिन बस चल रहा है, ठीक है, चला आ रहा है तो चल रहा है। और मैनेजर्स उस चीज को ठीक करने के लिए, अगर इस चीज को हम बंद करें, सी वाला डिवीजन नहीं चल रहा है तो उसको बंद करके उस कैपिटल को यूज हम अगर किसी नए वर्टिकल के लिए करें, डी के लिए करें, या ए में ही एक्सपांशन करें, तो शायद कंपनी को ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन मैनेजर बोलेगा ये कौन पड़ेगा ये सब लफड़े में, आओ अपना काम करो, राइट, शाम के 6 बजे निकल जाओ अपना, राइट। तो मतलब होगा ना, राइट। तो मैनेजर्स बोलेंगे भाई मैं इतना एफर्ट्स क्यों ही लूं, मेरी सैलरी तो आ ही रही है, राइट। काफी सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में जो इस माइंडसेट से ही काम करते हैं कि भाई मेरा ये टाइम है, मुझे ये काम करना है, मैं बस इतना ही करूंगा, उसके अलावा चाहे तुम मुझे इतना भी बोल दो कि भाई ये चाय का कप पकड़ाना, वो बोलेगा भाई ये मेरे स्कोप ऑफ वर्क में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे लोग आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे जब आप जॉब में उतरोगे। ओके, तो एक हो गया ये। दूसरा, इन अप्रोप्रिएट रिस्क एपिटाइट। अब ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स लोग सिर्फ और सिर्फ आलसी होते हैं इसलिए ही वो लोग ऐसा नहीं करते। भाई कुछ लोग इसलिए नहीं करते बिकॉज वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। मैनेजर्स मे बी टू रिस्क एवर्स और टू रिस्क सीकिंग। एक तो वो लोग रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते, भाई मैं कोई प्रोजेक्ट लगाने जाऊं और वो प्रोजेक्ट अगर बाई चांस जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो ना दे पाए तो मेरे को तो गालियां सुननी पड़ेंगी, राइट। तो कुछ मैनेजर्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा डर रहे हैं रिस्क लेने से। तो अगर वो बहुत ज्यादा रिस्क एवर्स है या फिर वो बहुत ज्यादा रिस्क सीकिंग है। रिस्क सीकिंग कैसे हो गया भाई, मैनेजर को रिस्क कब से प्यारा हो गया, तब से प्यारा हो जाएगा जब आप उसको ये बोलोगे कि सैलरी नहीं दूंगा अगर मेरी रेवेन्यू नहीं बढ़ी तो, राइट। तो जब आप उसको ऐसे बोलोगे ना कि भाई प्रॉफिट आएगा तो ही तुमको सैलरी दूंगा, मतलब उसकी सैलरी का मेजर पोर्शन आपने क्या कर दिया, हमारे परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया। तो अब तो उसको परफॉर्मेंस दिखाना ही पड़ेगा। तो अब तो वो हर दूसरे दिन एक नया आइडिया लेकर के आ जाता है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च करो, ये वाली सर्विस लॉन्च करो। तो अब वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा रिस्क सीकिंग हो गया। इफ देयर पे इज हेविली टाइड टू स्टॉक ऑप्शंस, राइट, विच हैव ग्रेट अपसाइड। तो कुल मिलाकर के इफ दे हैव इन अप्रोप्रिएट रिस्क एपिटाइट, तो शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के बीच में यहां पे कंफ्लिक्ट हो सकता है। तीसरी चीज, एम्पायर बिल्डिंग। एम्पायर बिल्डिंग का मतलब जानते हैं, मतलब कंपनी चल रही है, नॉर्मली चल रही है, हाँ ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब नॉर्मल नंबर्स आ रहे हैं। देन आप ये सोचते हो कि यार
नॉर्मल नंबर्स आएंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा बोनस नहीं मिलेगा, मेरे को ज्यादा ग्रोथ दिखानी है। अल्टीमेटली शेयर होल्डर आकर के क्या देखेगा, यही तो देखेगा कि रेवेन्यू कितना बड़ा, प्रॉफिट कितना बड़ा, राइट। तो हम क्या करते हैं, चलो अच्छा ये कंपनी मिल रही है, इसको खरीद लेते हैं। आपने एक्विजिशन करना चालू कर दिया कि यार अपने धंधे को बढ़ाने के लिए तो कितने हाथ पैर मार ही रहे हैं, राइट, और कितना मारेंगे, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है, तो आओ कंपनियां खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक कंपनी खरीद ली, तो बहुत सारा पैसा उसमें चला गया, लेकिन ऑब्वियसली बात है एक कंपनी जुड़ेगी तो हमारे नंबर्स कुछ बढ़ जाएंगे। अब उसका फाइनल रिजल्ट एमएनए अच्छा था कि बुरा था, वो तो फाइनल पता होने में तो कुछ साल लग जाते हैं ना, एकदम डे वन पे थोड़ी ना पता चलता है। तो हमको हमको वो सबसे मतलब नहीं, हमने कंपनी खरीदना शुरू कर दिया, इस साल भी एक कंपनी खरीद ली, अगले साल भी एक खरीद ली, फिर और एक खरीद ली। इस तरीके से क्या होता है, हम ग्रोथ दिखा रहे हैं लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग ग्रोथ, हम ग्रोथ दिखाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी किए जा रहे हैं, एक्चुअल में कुछ काम हम कर नहीं रहे हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एम्पायर बिल्डिंग। इससे क्या होगा भाई, मेरा स्टेटस इंक्रीज होगा, मेरी पेमेंट इंक्रीज होगी, मैं 5 कंपनियों का मालिक बनूंगा, मैं 5 कंपनियां चला रहा हूँ, राइट। सो दिस इज गोइंग टू हैपन। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप एम्पायर बिल्डिंग कर रहे हो, ताकि आप शेयर होल्डर्स को बोल सको कि देखो अब तो मैं 5 कंपनी संभाल रहा हूं, अब मेरी सैलरी 5 गुना होनी चाहिए, राइट। इस तरीके से आप बस क्या कर रहे हो, एम्पायर बिल्डिंग कर रहे हो। एंड देन एंट्रेंचमेंट एंड सेल्फ डीलिंग। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, या तो कुछ इस तरीके की टैक्टिक्स लगाते रहते हो कि आपको ना निकाला जाए कंपनी से, राइट, और या फिर आप कंपनी के जो रिसोर्सेस है उसको मिसयूज कर रहे हो, ठीक है, अपने फायदे के लिए मिसयूज कर रहे हो कि अच्छा मैंने कंपनी में एक जेट खरीद लिया, ठीक है, एक जेट प्लेन खरीद लिया ताकि मैं यहां से वहां जा सकूं। अब ये शायद कंपनी के लिए जरूरी नहीं था। अब आप देखो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये तो भाई पैसे की बर्बादी होगी, राइट, लेकिन मैनेजर तो कंपनी के पैसों के पूरे मजे ले रहा है, राइट। तो ये हो गया अगेन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो शेयर होल्डर और मैनेजर के बीच में ऐसे कुछ पॉइंट्स है जहां पर कन्फ्लिक्ट आता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग शेयर होल्डर ग्रुप्स। शेयर होल्डर्स में आपस में भी कन्फ्लिक्ट होते हैं। शेयर होल्डर्स में आपस में कैसे कन्फ्लिक्ट होते हैं, शेयर होल्डर्स में आपस में कन्फ्लिक्ट होता है व्हेन यू से लेट्स से एक मेजॉरिटी ग्रुप है और एक माइनॉरिटी ग्रुप है। मेजॉरिटी ग्रुप क्या होता है, अगर कोई मेजर होल्डिंग लेकर के कंपनी में बैठा है, ठीक है, अगर कोई मोटा भाई है जो कंपनी में आधा से ज्यादा कंपनी वही ओन करता है या उसी की फैमिली ओन करती है, तो मतलब पूरी कंपनी उन्हीं के हिसाब से चलती है, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द होल कंपनी, राइट। Not all shareholders have the same goals, leading to friction between controlling and minority owners. So ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है ना, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, राइट। माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ये चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मेरे जो राइट्स है वो कहीं ना कहीं मतलब मिसयूज ना हो जाए या उनका वायोलेशन ना हो जाए मेजॉरिटी के द्वारा, बिकॉज मेजॉरिटी तो अपने हिसाब से काम करेगा, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को हो सकता है वो इग्नोर कर दे। ओके, कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर ये बोले कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट मत लगाओ, वहां पे सही जगह नहीं है या नुकसान हो सकता है इस तरीके से, लेकिन मेजॉरिटी को लगता है कि नहीं यार फायदा होगा, ये तो करना ही है। तो मेजॉरिटी कहीं ना कहीं उसके पास वोटिंग पावर ज्यादा है, तो वो अपने हिसाब से ही कंपनी को चलाता है, राइट। तो आओ हम समझते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप स्ट्रक्चर्स एंड किस तरीके से कंफ्लिक्ट्स वहां पर अराइज होती है। सबसे पहला है कंसेंट्रेटेड ओनरशिप टाइप। कंसेंट्रेटेड का अभी जो एग्जांपल मैंने आपको दिया कि कोई एक इंडिविजुअल है या फिर एक फैमिली है जो, या फिर गवर्नमेंट भी हो सकती है, जो उस कंपनी पे कंट्रोल लेकर के बैठी है। कंट्रोल है मतलब उसके पास आधा से ज्यादा स्टेक है कंपनी का, राइट। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है, जो कंट्रोलिंग ओनर्स है दे में एक्सप्लॉइट देयर पोजीशन टू द डेट्रीमेंट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या बोल रहे हैं उनकी हम अनसुना कर देते हैं, हम उनको उनको हम अनदेखा कर देते हैं और अपने हिसाब से ही कंपनी को चला रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पे माइनॉरिटी और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं। दूसरा हो गया डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स का मतलब है कि कोई एक मेजॉरिटी ओनर नहीं है कंपनी में, बहुत सारे छोटे छोटे ओनर्स हैं। ओके, देर आर मैनी शेयर होल्डर्स, नो सिंगल एंटिटी दैट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल।
अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा सर, पहले वाले में तो लफड़ा हो सकता था बिकॉज मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में लड़ाइयां होती, यहाँ पे तो कोई मेजॉरिटी है ही नहीं, तो ये तो अच्छी बात होगी, ये तो खुशी की बात होगी। द आंसर इज अगेन नो। इसमें कोई खुशी की बात इसलिए नहीं है बिकॉज सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अब कंपनी की परवाह ही नहीं कर रहे। अगर आपने किसी कंपनी में 500 रुपए डाल भी दिए, तो यार 500 रुपए डाल के आपको, आप थोड़ी ना उस कंपनी में जाकर के एक्टिवली इन्वॉल्व रहोगे और उस कंपनी में क्या हो रहा है एनालिसिस ये सारा करोगे, नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अगर बहुत सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, तो वो लोग इतना ज्यादा केयर नहीं करते कंपनी के, वट एवर हैपन्स इन द कंपनी, जो होता है होने, तो हमको क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट हियर? मे सफर फ्रॉम लैक ऑफ ओवरसाइट। कोई ध्यान देने वाला शेयर होल्डर ही नहीं है, मैनेजमेंट जो करता है, शेयर होल्डर लोग कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं उनसे, राइट? तो इसका मतलब मैनेजमेंट ही कंपनी की मालिक बन गई है, वो लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं, शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो इट लैक्स ओवरसाइट एज नो सिंगल इन्वेस्टर हैज अ हाई एनफ स्टेक टू मॉनिटर मैनेजमेंट। ओके, तो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन भी प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा डिस्पर्शन भी प्रॉब्लम है। तीसरा है डुअल क्लास शेयर्स। डुअल क्लास शेयर्स में क्या होता है, हम शेयर्स की कैटेगरी बना देते हैं, हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन एज इन क्लास ए शेयर्स, क्लास बी शेयर्स। तो इसमें क्या होता है, हम वोटिंग राइट्स को डिवाइड कर देते हैं। हम ये बोलेंगे कि क्लास बी वालों को एक शेयर पे एक वोट मिलेगा, लेकिन क्लास ए वालों को एक शेयर पे 10 वोट मिलेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। दिस इज डुअल क्लास शेयर्स। तो वन क्लास शेयर हेल्ड बाय इनसाइडर्स, तो यूजुअली जो क्लास ए अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया, इसको कौन होल्ड करेगा? जो कंपनी के इनसाइडर्स है, जो कंपनी के फाउंडर्स है, राइट? जो कंपनी के फाउंडर्स के क्लोज इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, वो लोग कंपनी के जो अपर क्लास वाले शेयर्स है उसको होल्ड करेंगे, और जो लोअर क्लास वाले शेयर्स है उसको वो लोग गांव दुनिया में बांट देंगे। तो अगर किसी के पास कंपनी के क्लास बी शेयर्स है, उसके पास भले ही 50% शेयर्स भी क्यों ना हो, वो कंपनी पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कंपनी का कंट्रोल तो उसी के पास रहेगा जो कंपनी के क्लास ए शेयर्स को ओन करता है, राइट? It allows founders to maintain power despite low economic ownership, potentially overriding the majority, right? तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि कोई कितना भी बड़ा होल्डिंग लेकर के कंपनी में क्यों ना बैठा हो, उसकी नहीं चलेगी कंपनी में। कंपनी में चलेगी इन लोगों की ही, जिन लोगों ने कंपनी के क्लास ए शेयर्स को एक्वायर किया हुआ है। ओके, और ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है, इसी तरीके से ये लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच में क्या लड़ाई होती है। वाइल बोथ प्रोवाइड कैपिटल, दोनों का ही क्या काम है, दोनों का ही काम है कैपिटल प्रोवाइड करना। देयर रिस्क प्रोफाइल्स क्रिएट नेचुरल फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहां पे आता है? देखो, लेंडर्स या जो क्रेडिटर्स होते हैं, ये लोग रिस्क अवॉइड करने वाले लोग हैं, राइट? बिकॉज इन्होंने लोन दे रखा है कंपनी को, ये चाहते ही नहीं कि कंपनी किसी भी तरीके का रिस्क ले, राइट? सो दे प्रिफर स्टेबिलिटी, low risk projects and limited payouts to owners to ensure they are repaid। मतलब ये चाहेंगी कि कंपनी स्टेबल बनी रहे, स्थिर बनी रहे, वो लोग ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स ना ले, और तो और वो लोग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स भी कम से कम दे, ज्यादा डिविडेंड ना दे, बिकॉज ज्यादा डिविडेंड बांट देंगे तो हो सकता है कल को हमें ही रिपेमेंट की दिक्कत आ जाए, राइट? सो ये होगी पहली क्रेडिटर्स वाली बात। दूसरी, शेयर होल्डर्स दे प्रेफर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स एंड लार्जर डिविडेंड्स। मतलब जो ऊपर बोल रहे हैं उसका ठीक उल्टा शेयर होल्डर्स को चाहिए। तो इसका मतलब दोनों के जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे कंफ्लिक्टिंग हो गए। मैकेनिज्म, क्रेडिटर्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स थ्रू बॉन्ड इंडेंचर्स एंड रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स। अब ये दो टर्म यहाँ पे, मैं इस टर्म को समझा देता हूं पहले। यहाँ पे टर्म क्या है? इंडेंचर्स। इंडेंचर्स का मतलब है एग्रीमेंट। ओके, जब आप फिक्स्ड इनकम पढ़ोगे तो वहां पर इन टर्म्स को और थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाया गया है। और दूसरा है कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स का मतलब होता है कंडीशंस। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब हम, मतलब जो क्रेडिटर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, कंपनी को जब लोन देते हैं तो लोन का जो एग्रीमेंट बनता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, कि आप मुझे कब कैसे रिपेमेंट करने वाले हो, तो उसमें ये लोग बहुत सारी कंडीशंस लगा देते हैं। किस तरीके की कंडीशंस? कि आपको अपना डेट इक्विटी रेशियो लेट्स से
3:1 के ऊपर नहीं लेके जाना। 3:1 तो मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया कि 2:1 के ऊपर नहीं लेके जाना, राइट। तो अगर इस तरीके की कंडीशंस क्रेडिटर्स लगा देंगे तो कंपनी को इनके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। अगर वो कंपनी इनके हिसाब से काम नहीं करेगी सो दैट विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर ये लोग इमीडिएटली अपना पैसा डिमांड करने लग जाएंगे, भाई मैंने इस शर्त पे तुमको पैसे दिए थे, तुमने शर्त को तोड़ा है, तुमने कंडीशन को तोड़ा है, अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो, राइट। तो कंडीशन बंद जाती है, जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं बंद जाती है इनके कंडीशंस को फॉलो करने के लिए। एंड ऐसा नहीं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, बस द पॉइंट इज कि एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अब ये लोग ये भी बोलेंगे कि भाई आपको हर एक एसेट का इंश्योरेंस करवा के रखना पड़ेगा, राइट। मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि आप हमको हर महीने हर क्वार्टर इस तरीके की रिपोर्टिंग करोगे, बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो इनको करनी पड़ती है। तो इस तरीके से क्रेडिटर जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो बचा करके चलते हैं। बिकॉज शेयर होल्डर्स तो क्या बोलेंगे, भैया बहुत ज्यादा रिस्क लो, मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए कैसे भी करके, राइट। क्रेडिटर्स बोलेंगे नहीं, ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये मैकेनिज्म है जिससे ये लोग अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट गवर्नेंस मैकेनिज्म्स, सम रिपोर्टिंग्स एंड मीटिंग्स। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट गवर्नेंस मैकेनिज्म्स, मतलब हम कैसे इंश्योर करें कि कंपनी अच्छे तरीके से चल रही है। अगर मैनेजर्स कुछ भी किए जा रहे हैं, ना डायरेक्टर पूछ रहा है ना शेयर होल्डर पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी में कुछ भी बैलेंस नहीं बनेगा। बैलेंस तब बनेगा जब मैनेजर्स की जवाबदेही को फिक्स कर दिया जाए, मैनेजर्स की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर दिया जाए कि आपको टाइम टू टाइम बोर्ड को रिपोर्ट करना पड़ेगा, बोर्ड को टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है, वो लोग काम ठीक से करेंगे, राइट। तो ये इंश्योर करने का तरीका है कि कंपनी में काम अच्छे तरीके से हो रहा है। सो ट्रांसपेरेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग होते रहे, तो यही है ट्रांसपेरेंसी। कि कंपनी में जो भी चल रहा है, अगर मैं एक रूटीन बना दूं कि आपको हर दूसरे महीने हर तीसरे महीने आकर के ये वाली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, तो वहां से क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बन जाएगी, राइट। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, सबसे पहला मैकेनिज्म क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने का, दैट इज आप जो भी कंपनी के अंदर हो रहा है ना, उसको पब्लिकली डिस्क्लोज करो, उसको आकर के सबको बताओ। जो पब्लिक फर्म्स हैं दे मस्ट प्रोवाइड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स। आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठा करके देखना, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स अटैच करके एक साथ कंबाइंड रहती है, राइट, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सारी चीजें हमको बतानी पड़ेंगी पब्लिकली सभी को, ओके। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंसी का तरीका कि हम कैसे लोगों तक जो भी चल रहा है कंपनी में वो लोगों तक पहुंचाएंगे। फिर दूसरा हो गया एजीएम। एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि शेयर होल्डर्स की अब हमने एक मीटिंग फिक्स कर दी कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स लोग बिल्कुल भी कंपनी के तरफ देखेंगे ही नहीं। अब हमने एक फिक्स कर दिया कि भाई आप लोग को साल में एक बार तो एटलीस्ट आना ही पड़ेगा और ये मीटिंग कंडक्ट करनी ही पड़ेगी और इन लोगों से जो रिपोर्टिंग है वो लेनी ही पड़ेगी। तो ये सब काम कहाँ पे होंगे, एजीएम में होंगे। एजीएम में बेसिकली क्या काम होते हैं, एजीएम में चार काम होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है, मतलब इसमें हम, मतलब जैसा हम जब हम लॉ पढ़ रहे थे तो हमने जिस तरीके से इस चीज को याद किया था, मतलब हमारे फैकल्टीज ने जैसे हमको सिखाया था, दैट वाज कि हम एजीएम में जाकर के अड्डा मारते हैं। अड्डा मारना मतलब आप कंपनी में, एक ए का मतलब हो गया हम ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया कि हम एनुअल रिपोर्ट्स को अप्रूव करते हैं कि अच्छा हम देखेंगे कि तुमने क्या किया है साल भर में, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। फिर हम कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, हम डिविडेंड को अप्रूव करते हैं, राइट। तो ये सारा काम कहां पे होता है, एजीएम के अंदर होता है, ओके। फिर ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एजीएम मैंने आपको बताया साल में एक दिन हमने फिक्स कर दिया है कि हम साल में एक बार आकर के मैंडेटरीली मीटिंग करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले इस साल की मीटिंग हो गई, अब अगले साल की मीटिंग एक साल बाद होगी, उससे पहले अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, मुझे मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के मैनेजमेंट को, तो वो लोग कैसे लेंगे, उनको तो अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का, राइट, अगर उनको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए
एक स्पेशल टाइप की मीटिंग होती है, दैट इज ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको कभी भी बुलाया जा सकता है कोई स्पेशल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, एजीएम में बेसिकली ये जो रूटीन वाले मैटर्स होते हैं ना, अड्डा मारने वाले मैटर्स, ये वाले काम होते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई मर्जर का सवाल है, ठीक है, कोई एक्विजिशन करना है और एजीएम आने ही वाली है, तो ये वाला काम हम एजीएम में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एजीएम तो अभी बहुत दूर है, 1 साल बाद होना है, 9 महीने बाद होता है, तो तब तक तो मेरी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फटाफट ईजीएम बुलाएंगे, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेंगे और एक्विजिशन को पूरा करेंगे। राइट, तो ये हो गया ईजीएम। फिर आते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म एंड टेकओवर्स की तरफ। अभी तक मैं आपसे ये कह रहा था कि शेयर होल्डर्स परवाह नहीं करते हैं कंपनी की, राइट, वो सोते रहते हैं, वो देखते ही नहीं है कंपनी की तरफ। पर कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी को एक्टिवली मॉनिटर करते हैं। कैसे करते हैं? दे आर कॉल्ड एक्टिविस्ट। एंड ये एक्टिविस्ट यूजुअली कौन होते हैं? देखिए, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो यू नो कुछ 2-5 हज़ार लाख 2 लाख रुपया डाल के बैठे हैं, उन लोग को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, उन लोग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। बट इफ आई टॉक अबाउट हेज फंड्स, इफ आई टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके, सो ऑफन हेज फंड्स दैट प्रेशर मैनेजमेंट थ्रू प्रॉक्सी फाइट्स और पब्लिक कैंपेन्स टू इंक्रीज वैल्यू। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाकर के मीटिंग्स में बैठेंगे, ये लोग जाकर के डायरेक्टर से सवाल पूछेंगे, ये लोग जाकर के मैनेजमेंट से सवाल पूछेंगे, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये मत करो। राइट, तो ये सारी चीजों का जिम्मेदारी कौन लेता है? म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, हेज फंड्स लेते हैं। ओके, फिर आते हैं लॉ सूट्स की तरफ। लीगल एक्शन ब्रॉट बाय शेयर होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी अगेंस्ट डायरेक्टर्स और मैनेजर्स। अगर शेयर होल्डर्स की बात नहीं सुनी जा रही है, उनको अनसुना किया जा रहा है, मैनेजर्स अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? उन पे लीगली केस फाइल कर सकते हैं। फिर हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है? पहली बात तो टेक ओवर क्या होता है? टेक ओवर मतलब कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लेना। और कंपनी कंट्रोल में कैसे आती है? अगर कोई कंपनी का 51% मतलब आधा से ज्यादा अगर कोई शेयर होल्डिंग ले लेता है, तो वो कंपनी उसके कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, मतलब एक तरीका ये। अब टेक ओवर फ्रेंडली भी हो सकता है, हॉस्टाइल भी हो सकता है। फ्रेंडली मतलब भाई हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके हम शेयर्स का लेन देन कर रहे हैं, तो ये तो हो गया फ्रेंडली टेक ओवर कि भाई बहुत अच्छा लगा, आप आए, शेयर खरीदा, कंपनी आपकी हुई, बधाई हो। राइट, लेकिन दूसरा हो गया हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर मतलब मैनेजमेंट नहीं चाहता कि मैं ये कंपनी खरीदूं, डायरेक्टर्स नहीं चाहते कि मैं ये कंपनी खरीदूं, पर मेरी जिद है, मुझे तो ये कंपनी चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते जा रहा हूं। आपकी पब्लिक कंपनी है, तो मैं जितना हो सकता उतना शेयर्स खरीदे जा रहा हूं, एंड खरीदते 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 मैं धीरे धीरे जो 50% वाला मार्क है उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो अगर मैं कर जाता हूं 50% क्रॉस, तो वो क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल टेक ओवर। ओके, एन अटेम्प्ट टू एक्वायर अ कंपनी विदाउट मैनेजमेंट्स कंसेंट। ठीक है, हम बिना मैनेजमेंट की मर्जी के भी कंपनी के मालिक बन सकते हैं। और जैसे ही हम मालिक बन जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे भाई? मीटिंग बुलाएंगे, जो डायरेक्टर्स हैं उनको निकालेंगे और अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, और वो डायरेक्टर्स क्या करेंगे? अपने मैनेजमेंट को चूज करेंगे, राइट, अपने हिसाब से सीईओ सीएफओ को रखेंगे और कंपनी को चलाएंगे। तो कुल मिलाकर के कंपनी क्या हुई? मेरे कंट्रोल में आ गई। राइट, फिर आते हैं डिफेंसिव मेजर्स। हॉस्टाइल टेकओवर से बचने के कुछ रास्ते होते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी किसी और के पास जाए, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती पीछे पड़ गया है कंपनी के, तो हम कंपनी को कैसे बचा सकते हैं? सो देयर आर सर्टेन मेजर्स, मेजर्स लाइक पॉइजन पिल और स्टैगर्ड बूट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं आप, ताकि इसको अच्छे से समझ सको। पहले पॉइजन पिल की बात करते हैं। पॉइजन पिल नाम से समझ में आ रहा है ये क्या है? एक गोली है, ठीक है, लेकिन जहर की गोली है। मतलब अगर मुझे कोई ऐसी दवाई खानी पड़े जिससे बीमारी खत्म हो जाए, मतलब मेरे को पता है कि ये दवाई खाने से मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन बीमारी भी खत्म हो जाएगी और वो बीमारी किसी और को नहीं फैलेगी, तो ये उस तरीके का रास्ता है। ठीक है ना? मतलब इस दवाई के साइड इफेक्ट्स होंगे, आप बीमारी से तो छुटकारा पा लोगे, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको झेलने पड़ेंगे। तो
अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं पॉइजन पिल क्या होता है। अगर हम हॉस्टाइल टेक ओवर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोई हमारी कंपनी में हॉस्टाइल टेक ओवर कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं, ठीक है, हम हमारी कंपनी के लॉज में ऐसा लिख देंगे कि अगर कोई भी सिंगल इंडिविजुअल या कोई कंपनी, कोई एंटिटी हमारी कंपनी पे 20% से ज्यादा अगर अकेले होल्ड करेगा ना, मतलब जैसे ही ये वाला नंबर कोई भी क्रॉस करेगा, अब मैं वेट थोड़ी करूं कि वो 50% कब क्रॉस कर जाए, 50% क्रॉस कर गया तब तो गई मेरी कंपनी, तो मैं ये कैपिंग लगाऊंगा 20% पे, ठीक है, मतलब ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, कोई 20 पे लगाए, कोई 25 पे लगाए, कोई 30 पे लगाए, ठीक है। तो 20 पे हम क्या करेंगे, एक ऐसा फिल्टर लगा देंगे कि जैसे ही कोई 20% क्रॉस करेगा ना, हम लोग हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पे डिस्काउंट पे शेयर्स बांट देंगे, बिल्कुल एकदम कौड़ियों के भाव बांट देंगे। इससे क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो हॉस्टाइल टेकओवर करने वाला था, उसने मान लो 50% शेयर्स खरीद चुका है, वो ऑलरेडी खरीद चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब हर 100 में से 50 शेयर अब उस आदमी के हाथ में है, ठीक है। बस 1% और आया और वो कंपनी का मालिक, ठीक है। वैसे तो 50% में भी हो ही गया है वो ऑलमोस्ट मालिक, ठीक है। लेकिन चलो मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बहुत शेयर्स बांट देंगे एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। इससे क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसका काउंट बढ़ जाएगा। मान लो जितने एग्जिस्टिंग शेयर्स है हमने उसको डबल कर दिया, जितने एग्जिस्टिंग शेयर्स है हमने उसको डबल कर दिया। तो अब क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए। और होल्डिंग कितनी है, इसके पास तो 50 शेयर ही है, इसके पास तो 50 शेयर ही है। तो मेरा जो होल्डिंग का परसेंटेज है, पहले 50% था, क्या अब ये गिर जाएगा, क्या अब ये गिर जाएगा, राइट, क्या अब ये गिर के 25% हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मालिक बनने ही वाला था, इसको हमने क्या किया, मालिक बनने से रोक दिया, बिकॉज 25% पे तो ये मालिक तो नहीं बन रहा, राइट। तो ये हमने एक मैकेनिज्म लगाया जिससे हम हॉस्टाइल टेकओवर करने से किसी को रोक सकते हैं। बट मैंने यहां पे लिखा है पॉइजन पिल। इससे हमको क्या साइड इफेक्ट हुआ, हमारा क्या नुकसान हुआ। अरे हमारी कंपनी के शेयर जो बाजार में बहुत अच्छे प्राइस पे चल रहे थे, 100 रुपए पे चल रहा था, उसको मैंने कौड़ियों के भाव लोगों में बांट दिया, शेयर होल्डर्स में बांट दिया, राइट। तो उससे मेरी कंपनी का डायल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, राइट। तो ये हो गया पॉइजन पिल। अब आते हैं स्टैगर्ड बोर्ड की तरफ। स्टैगर्ड बोर्ड का मतलब क्या है, देखो अभी मैंने आपको तरीका बताया था, हॉस्टाइल टेकओवर करने के बाद कोई भी क्या करेगा, सबसे पहले जा करके जितने भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स है उनको निकाल करके बाहर फेंकेगा, राइट। तो अगर हम इस चीज को रोक सके तो वो कैसे कर सकते हैं। स्टैगर्ड बोर्ड में हम क्या करेंगे, मान लो हमारी कंपनी में 9 डायरेक्टर्स है, ठीक है। तो हम इन 9 डायरेक्टर्स को डिफरेंट क्लासेस में बांट देंगे, A B C, इस तरीके से हम 3 क्लास में बांट देते हैं। इसमें 3 कर दिया, इसमें 3 कर दिया, इसमें 3 कर दिया। और इनका हमने इलेक्शन फिक्स कर दिया कि हर साल ये इलेक्शन में वोट किए जाते हैं। तो एक साल में सिर्फ एक क्लास की ही वोटिंग होगी, ठीक है। तो इस साल जो पहला साल है, अगर किसी ने हॉस्टाइल टेकओवर कर भी लिया, तो वो पहले साल में जब एजीएम होगी तो वो क्या करेगा, वो वोटिंग करवाएगा, और वोटिंग में वो क्या करेगा, डायरेक्टर्स को निकालेगा। तो एक बार में अगर वोटिंग सिर्फ एक क्लास की ही हो रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 लोगों को ही निकाल पाएगा, बाकी के 3 तो सेफ हैं, बाकी के 6 इनफैक्ट सेफ है, राइट। अब अगले साल वोटिंग होगी तो वो इनको भी निकाल देगा, और उसके अगले साल वोटिंग होगी तो इनको भी निकाल देगा। लेकिन वो पूरा का पूरा बोर्ड को एक दिन में खाली नहीं कर सकता है, उसको पूरा बोर्ड खाली करने में 3 साल लग जाएंगे, राइट। और 3 साल में क्या ये डायरेक्टर्स लोग अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे, या ये लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे कि कैसे हम इस टेक ओवर से बच सकते हैं, राइट। तो ये लोग मतलब तरीका ढूंढेंगे कुछ कि भाई कोई
फ्रेंडली पार्टी को ढूंढेंगे कि भाई तुम आकर के फटाफट खरीद लो हमारी कंपनी इससे पहले कि वो टेक ओवर करे, राइट? मतलब इस तरीके का कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, या कोई क्राउन ज्वेल बेच देंगे, मतलब देयर आर सम तिगड़म दैट दे कैन डू। तो कुल मिलाकर के जो जो भी हॉस्टाइल टेक ओवर कर रहा है उसको हम उसका प्रोसेस को ना थोड़ा थोड़ा डिले कर सकते हैं, राइट? तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया है। और पॉइजन पिल आपको मैंने समझा ही दिया। तो ये 50% से क्या हो जाएगा, गिर के 50-25% पे आ जाएगा। और अब ये सोचे कि अब मैं इसको और एक्वायर कर लूं, कंपनी को मेरे को खरीदनी है कैसे भी करके, तो अब वापस 25 से 50 पे जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, और शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, मतलब और कैपिटल लगाना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं अब इसके लिए कंपनी खरीदना और ज्यादा महंगा हो गया है। तो ये सोचेगा यार छोड़ो, कंपनी गई हाथ से, जाने दो, राइट? तो ये हो गया स्टैगर्ड बोर्ड। ठीक है, तो मैंने दोनों डिफेंसिव मेजर आपको समझा दिए। क्लियर है? बताइए, कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? शेयर होल्डर आर मेनी पर्सन्स फॉर द कंपनी, इट इज पॉसिबल टू टेक डिसीजन ऑफ एवरी शेयर होल्डर। देखिए, शेयर होल्डर्स को वोटिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है? अब कितने लोग वोट कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी के हाथ में नहीं है, ठीक है? जो ऑब्वियस सी बात है, हमारे इंडिया में देखिए ये प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ज्यादातर फैमिली ओन्ड कंपनीज है, राइट? तो वहां पर बहुत बड़ा स्टेक है उन लोगों का किसी भी कंपनी में, तो वो लोग कंपनी को बहुत ही डिलीजेंटली चलाने की कोशिश करते हैं, राइट? तो जो छोटे शेयर होल्डर्स वो अगर ध्यान कम भी देते हैं, तो वो जो बड़ा शेयर होल्डर है ना, वो उस कंपनी का पूरा ध्यान रखता है। तो मैनेजमेंट कुछ इधर उधर यूजुअली नहीं कर पाता है, ठीक है ना? और अगर किसी कंपनी में ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली वहां पे जो हमने अभी अभी पढ़ा था ना कि डिस्पर्स शेयर होल्डर्स अगर होते हैं, तो वहां पे हाँ थोड़ा शेयर होल्डर्स की लैक ऑफ इंटरेस्ट की कमी देखने को मिलती है। ओके, पर मौका सबको दिया जाता है। कंपनी अपने तरीके से तरफ से सबको वोट करने के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। आप किसी भी कंपनी का बस एक शेयर भी खरीद के रख दो ना, तो आपको उस कंपनी के मेल पे नोटिस आएगा, वोटिंग का टाइम आएगा, टाइमलाइंस आएगी, पूरा प्रोसेस आएगा, कैसे वोट करना है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। बस ये कि लोग करें या ना करें। ओके। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ, कोर कमिटीज की तरफ। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात कर रहे थे कि शेयर होल्डर्स ने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना आपस में काम बांट लेते हैं। ओके, किस तरीके से बांट लेते हैं, ये लोग डिफरेंट कमिटीज बना देते हैं। एक हो गया ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिटर्स को देखना, उनकी पे देखना, उनकी हायरिंग देखना, ये सारा काम ऑडिट टीम करती है, ऑडिट कमेटी करती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही जैसे 9 डायरेक्टर थे ना, तो 3 लोग ऑडिट में चले गए, 3 लोग इसमें चले गए। ये सब ना लॉज में लिखा हुआ रहता है। आप अगर कॉर्पोरेट लॉज पढ़ोगे किसी भी कंट्री का, इंडिया का पढ़ रहे हो, अगर कंपनीज एक्ट जो है वो पढ़ रहे हो, तो वहां पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी, उस ऑडिट कमेटी में इतने डायरेक्टर्स होने पड़ेंगे, वो डायरेक्टर्स में इतने लोग इंडिपेंडेंट होने पड़ेंगे, उन लोगों के पास अकाउंटिंग एक्सपर्टीज होनी पड़ेगी। तो मतलब अगर लॉ ने लिख दिया है, तो अगर हम वो लॉ को भी फॉलो कर लेते हैं ना, तो हमारी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो ऑडिट हो गया। फिर नॉमिनेटिंग या गवर्नेंस कमेटी, ये लोगों का काम है नए लोगों को नॉमिनेट करना कि भाई कौन कैंडिडेट्स हो सकते हैं, उनका इलेक्शन प्रोसेस, राइट, वो इलेक्शन करवाना, नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करवाना। फिर उनकी कंपेंसेशन, रेम्यूनरेशन, मैनेजर्स की सैलरी क्या होनी चाहिए, इंसेंटिव्स क्या होनी चाहिए, ये सारा काम डिटरमाइन करने का काम किसका है, इस कमेटी का। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपस में अपने रोल्स को डिवाइड कर लिया। अब इनमें से जो ऑडिट कमेटी है ना, इनका रोल जो है ना थोड़ा सा सीरियस है, मतलब हमारे लिए ज्यादा रिलेवेंट है, ज्यादा अफेक्ट करता है कंपनी को। तो इसको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ लेते हैं। Composition should be composed entirely of independent board members and include at least one financial expert. Okay, now this is very important to understand. एक कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं, जिनका काम है एग्जीक्यूट करवाना, जिनका काम है कंपनी में काम करना। ठीक है,
तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जिन लोगों ने कंपनी में किसी ना किसी पोजीशन को हेल्ड किया हुआ है एज ए मैनेजर, एज एन एम्प्लॉय। वो लोग कंपनी से सैलरी भी लेते हैं और वो लोग डायरेक्टर के बोर्ड, मतलब बोर्ड में भी बैठते हैं। वो लोग कौन हो गए? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए। ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो लोग कंपनी में किसी भी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर बनकर आते हैं, अपनी सीटिंग फीस लेते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। वो लोग कंपनी में सारा दिन डे टू डे ऑफिस वाला काम नहीं करते। वो लोग कौन हो गए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए। ठीक है। अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से एक स्पेशल टाइप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए ना कुछ, मतलब लॉज में कुछ ऐसी क्राइटेरिया लिखा हुआ रहता है कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हो, पर अगर आप कुछ और कंडीशंस को कंप्लाई कर जाते हो, जैसे कि आपका कंपनी में किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, आपने कोई शेयर नहीं खरीद रखा, आपने उनसे कोई लोन नहीं ले रखा, मतलब ऐसी कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, लंबी चौड़ी कंडीशंस लिखी हुई है। तो अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहलाते हो। ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जिसका उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है फाइनेंशियल टर्म्स में। ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं है कंपनी से। तो ऐसे इंडिपेंडेंट लोगों को हम ऑडिट कमिटी में रखना चाहते हैं जिनका कंपनी में कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो। अगर किसी का कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा तो वो बायस्ड हो सकता है, राइट। तो इसीलिए हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ही ऑडिट कमिटी में रखना चाहते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। और इसमें हम एटलीस्ट एक डायरेक्टर ऐसा रखना चाहते हैं जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, जो कि, अब फाइनेंशियल एक्सपर्ट बोला इन्होंने, वो कोई सीएफए चार्टर होल्डर हो सकता है, वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाट दे नीड टू बी। उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ऑडिट कमेटी की? इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट हमको दिखा रहा है, जो सबमिट कर रहा है वो सच में ठीक है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, राइट, वो हमको देखना पड़ेगा। सुपरवाइजिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मतलब ऑडिटर को हायर करना, उनसे काम लेना, उनको सैलरी देना, राइट, ये सारा काम किसका है? ऑडिट कमिटी का है। इम्पैक्ट क्या होता है? एक्सपीरियंस्ड ऑडिट कमिटीज आर लिंक्ड टू स्ट्रॉन्गर मार्केट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग क्राइसिस। तो ऐसा देखा गया है कि जिन कंपनीज की ऑडिट कमिटी बहुत सॉलिड है ना, बहुत स्ट्रांग है, वो कंपनीज मार्केट क्रैश होने पर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती हैं, वो लोग खुद को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाती हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट कमिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क ऑफ पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगर किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट थिंग इज ऑपरेशनल फेलियर। ऑब्वियस सी बात है, वो कंपनी अपनी फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएगी, वो कंपनी लॉसेस करेगी, वहां पे फ्रॉड्स होंगे, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी, बिकॉज कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा है, कोई ट्रैक ही नहीं कर रहा है चीजों को, राइट। द फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा एट कोबी स्टील। कोबी स्टील क्या थी? एक कंपनी जो व्हीकल्स, गाड़ियां हो गई या एरोस्पेस में जो इक्विपमेंट्स चाहिए उन चीजों के लिए, जो व्हीकल्स है उनके लिए वो स्टील प्रोवाइड करती थी। अब आपको पता है भाई, अगर कोई एयरक्राफ्ट है वो स्पेस में जाना है तो उसकी जो स्टील की रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत भैया ड्यूरेबल स्टील मांगेगा आपसे, तो उसके टेस्ट होते थे कुछ। तो ये क्या करते थे भाई, अपना जो सर्टिफिकेट है ना टेस्ट वाला, उसी को ही जाली बना देते कि देखो देखो पास हो गया, ले लो, और ऐसे करके वो लोग स्टील बेच देते थे। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसी कंपनी कहां तक टिकेगी, राइट। फिर दूसरा है द मैसिव फ्रॉड एट थेरानोस। इन लोगों ने तो गजब लेवल का फ्रॉड किया था। ये पता क्या बोल रहे थे? ये ऐसा क्लेम कर रहे थे, देखो आपको पता होगा जो मेडिकल टेस्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, राइट। और मतलब आपको विभिन्न तरह के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, मतलब ब्लड का अलग है भाई, नाखून का अलग होगा, स्किन का अलग होगा, मतलब किडनी का अलग होगा, आपको पता है, मतलब 50 तरीके के टेस्ट होते हैं। इन्होंने ये क्लेम किया कि अगर आप हमको ह्यूमन का एक ड्रॉप ब्लड दोगे ना, हम उस एक ड्रॉप ब्लड से 100 टेस्ट कर देंगे। तो आप सोच सकते हो भाई, मतलब मेडिकल प्रोफेशन के लिए ये कितना बड़ा एक स्टेप हो सकता था।
अगर ये क्लेम सच होता तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बस हवाइयाँ हवाईबाजी की और लोगों से फंडिंग उठाते गए और बस बोलते गए कि हम टेक्निक पे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो अल्टीमेटली कभी कुछ ठोस निकला ही नहीं और वो सब फ्रॉड निकला। ठीक है, तो सारे पैसे ले लिए उन्होंने। फिर लीगल एंड रेपुटेशनल डैमेज, इन्वेस्टिगेशंस एंड लॉसूट्स। ये इसका वो फॉक्सवैगन से अच्छा एग्जांपल क्या ही हो सकता है। ठीक है, इसको लिखते वी है पर बोलते एफ है, फॉक्सवैगन। ठीक है जब कभी कोई ऐड देखो तो ध्यान से सुनना। तो फॉक्सवैगन का 32 बिलियन यूरोस का पेनल्टी उस पर लगाई गई थी। यूरोपियन यूनियन ने शायद लगाई थी। ठीक है, इनफैक्ट यूएस ने भी इस पे काफी अच्छी खासी पेनल्टी लगाई थी। क्यों लगाई थी? बिकॉज इन्होंने किया था डीजल गेट स्कैंडल। अब ये डीजल गेट स्कैंडल क्या है? इनकी जो गाड़ियां है ना, उसमें ये कुछ ऐसी सेटिंग कर देते थे। अब वो सॉफ्टवेयर था कि हार्डवेयर था, आई डोंट नो, पर उसमें वो ऐसी चीटिंग कर देते थे कि जब एमिशन टेस्ट होते थे ना, जो डीजल पेट्रोल जब निकलता है पाइप से, तो वो एमिशंस का टेस्ट करता है ना कि ये कितना पॉल्यूशन कर रहा है। तो इन्होंने अपनी गाड़ियों में ऐसी चीटिंग कर दी, ऐसा चीट कोड डाल दिया कि भाई वो एमिशन टेस्ट में डिटेक्ट ही नहीं होता, मतलब कम एमिशन दिखाई देता था, लेकिन एक्चुअल में ये पॉल्यूशन ज्यादा करती थी। तो वो चीज एक टाइम पे पकड़ में आ गई और बहुत भयंकर इस पे जुर्माना लगाया गया। ओके। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, हायर परसीव डिफॉल्ट रिस्क लीड्स टू अ हायर कॉस्ट ऑफ डेट एंड लोअर क्रेडिट रेटिंग्स। अगर किसी कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़े टाइम पहले की बात है, पेटीएम पर, आपको पता है पेटीएम बैंक, राइट? तो पेटीएम मतलब हर कुछ दिनों में आरबीआई आकर के एक ना एक पेनल्टी चिपका जाता था पेटीएम के ऊपर। वो बोलता था तुम्हारा ये चीज ठीक नहीं है, तुम्हारा ये चीज ठीक नहीं है। इस तरीके से वो उस पर गलतियां मतलब थोप थोप कर वो बोलता कि भाई इस पे पेनल्टी डालो। तो अगर किसी कंपनी के ऊपर इस तरीके से रेगुलेटर रोज पेनल्टी लगा रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या ओपिनियन होगा उस कंपनी के बारे में? उनको डर लगेगा ना उस कंपनी को पैसा देने में, यस और नो? तो वो कंपनी किसी के पास भी फंडिंग मांगने जाएगी तो वो लोग बोलेंगे भाई हम नहीं देंगे फंडिंग। अगर किसी ने हाँ कर भी दिया कि हम दे देंगे फंडिंग, तो वो क्या करेगा? बहुत ज्यादा उससे चार्ज करेगा कि भाई तुमको पैसा देना मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा है, तुम इतना इंटरेस्ट देते हो तो बताओ, यस और नो? यस। तो यही होता है जब कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है इसीलिए तो वो सब हो रहा है कि उसके कुछ ना कुछ लैप्सेस सामने आ रहे हैं। आरबीआई ने कोई प्रोसेस बना रखा है कि भाई इसमें ऐसा होना चाहिए, वो चीजें वो फॉलो नहीं कर पा रहे, वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो उस पर पेनल्टी लगाई जा रही है। तो ये चीजें नहीं होती अगर कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम अच्छा होता। ठीक है, उसके चेक्स अगर अच्छे से होते हैं, उसने अगर ऐसा इंटरनल कंट्रोल अच्छे से बनाया होता कि हर चीज इंश्योर की जा रही है, तो ऐसा नहीं होता, राइट? तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? कंपनी पे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आएगा बिकॉज कंपनी को अब फंडिंग महंगी मिलेगी। फंडिंग तो लेना ही है, वो तो ब्लड है आपके बिजनेस का, उसके बिना आप चल ही नहीं पाओगे। तो आपको फंडिंग जो है महंगी मिलेगी, महंगी मिलेगी तो आप पे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आएगा। ओके। बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रॉपर्ली गवर्न फर्म्स ऑफन आउटपरफॉर्म देयर पीयर्स। ठीक है, मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फायदे हम देख रहे हैं, अभी हमने नुकसान देखा, अभी हम फायदे देख रहे हैं। फायदे क्या है? लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई मेरी ऐसी रेपुटेशन है मार्केट में कि मैं जिसको जाकर के पैसा मांगता हूँ वो मेरे को एकदम झट से देता है, बिकॉज उसको पता है मेरी रेपुटेशन एकदम सॉलिड है, राइट? फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्लियरर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग लाइंस, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। आप कुल मिलाकर के अगर आप हर चीज बिल्कुल एक प्रोसेस बना रखा है ना, कहीं पर भी कोई लैप्स नहीं है, कहीं पर भी कोई लीकेज नहीं है, तो आप ऑपरेशनली बहुत अच्छा काम करोगे। आपके लीकेजेस कम होंगे, आपके वेस्टेजेस कम होंगे और आप कम से कम रिसोर्स यूज करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करोगे। तो आप ऑपरेशनली अच्छा करोगे, हायर वैल्यूएशंस आपको मिलने वाले हैं, आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी कि आप पर कोई ऐसे पेनल्टी वेनल्टी नहीं लगती है, राइट? आप बिल्कुल एकदम रेपुटेशन मेंटेन करके चलते हो, बिल्कुल कंप्लायंट हो, तो आपको वैल्यूएशन भी अच्छी मिलेगी। कुल मिलाकर के आपकी क्रेडिबिलिटी हो गई ना। हम वैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए भी नहीं देते, हम इसलिए भी देते हैं कि हमको मैनेजमेंट पे भरोसा है। तो अगर कोई मैनेजमेंट कंपनी को इतने अच्छे से चला रहा है कि कंपनी में कोई भी हमको कमी नहीं दिख रही है, तो भाई उस कंपनी की मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो गई है कि ये मैनेजमेंट बहुत दमदार है, ये कंपनी को डूबने देगा ही नहीं कुछ भी हो जाए, तो उसको मैं हायर वैल्यूएशन पे भी खरीदने के लिए तैयार हूँ, राइट? बिकॉज हम सिर्फ घोड़े पे दाव नहीं लगाते, हम उस जॉकी पे दाव लगाते हैं जो उस घोड़े को चला रहा है।
यस और नो? तो वो जॉकी अगर अच्छा है ना तो हम उसको ज्यादा पैसा देकर भी खरीदना चाहेंगे. And then strategic advantage. Better stakeholder relationships help attract talent and more favorable terms with suppliers. मतलब strategic advantage क्या मिलता है? मान लो मैं पेटीएम में हूं, ठीक है, और मेरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत शानदार है, और मेरे को दिख रहा है फोन पे एकदम बहुत बढ़िया टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक बंदा है जो अगर मेरी कंपनी में आ जाए तो मेरे को बहुत फायदा मिल सकता है. अगर मैं उससे बात करूंगा तो क्या वो मेरे पास आएगा? अगर मेरा रेपुटेशन, मेरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है ना, तो मैं किसी भी टैलेंट को हायर कर सकता हूं, वो मेरे पास जरूर आएगा. ठीक है, तो हर कोई मुझसे जुड़ना चाहेगा, पहली बात. दूसरी चीज, अगर सप्लायर्स हैं, अगर एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी है तो हर कोई उनके साथ काम जरूर करना चाहेगा. ठीक है, तो चाहे टैलेंट हो चाहे सप्लायर हो, आपको उसका फायदा मिलेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनालिस्ट चेकलिस्ट. आप एक कंपनी में एज एन एनालिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं. आप कैसे चेक करोगे कि उस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है या नहीं है? सो कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं. सो सीएफए इंस्टीट्यूट आपको बोल रही है कि आपको ये चीजें चेक करनी है. सबसे पहले आप ये चेक करो ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है. क्या वो डिस्पर्स है, बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं, या कंट्रोलिंग ओनर है? तो हमने इसमें क्या कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को क्या चीज पे ज्यादा जोर देना है ना, क्या चीज मुझे ट्रैक करनी है. फिर बोर्ड स्किल्स. डू द डायरेक्टर्स हैव रिलेवेंट इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज? अभी जैसे हमने देखा था कि ऑडिट कमेटी वालों में फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होना जरूरी है. तो आप चेक करो कि भाई डायरेक्टर जो है ऐसे ही कोई भी एक्शन ले लेते हैं, या फिर वो लोग बिल्कुल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस लोग हैं और उनको आइडिया है कि क्या दिशा में कंपनी को चलाना चाहिए. ठीक है, तो आप वो चीज चेक कर सकते हो. बिकॉज अगर अच्छे एक्सपीरियंस लोग होंगे ना तो वो लोग कंपनी को अच्छी दिशा में ले जाएंगे, और अगर कोई नॉन एक्सपीरियंस इंसान अगर बोर्ड में बैठा है तो शायद उसको नहीं पता है कंपनी के साथ क्या करना चाहिए. ऐसे केसेस में आप कंपनी पे कम भरोसा दिखाओगे. इंसेंटिव्स. इज एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन अलाइंड विद लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स और शॉर्ट टर्म अकाउंटिंग मेट्रिक्स? मतलब हम जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, जो बोनसेस दे रहे हैं मैनेजर्स को, क्या वो कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड है? ठीक है, क्या कंपनी की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रही है तो ही उसको मैनेजर को ज्यादा सैलरी मिलती है, या वो इंसेंटिव कैसे भी ले जाता है भले ही कंपनी को नुकसान भी हुआ हो या ना हो? राइट, आपको पता है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव्स लोग इस तरीके के स्टेप्स लेते हैं. मान लो कोई भी ऐसा, आपको पता है ना, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं, हम उनके साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं. तो कुल मिलाकर के जो नेट प्रॉफिट वाला फिगर आता है ना, उसमें बहुत सारे मैनिपुलेशन का स्कोप होता है. तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, कुछ खर्चों को दबा सकता है जिससे नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा. और नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जैसे कि ईपीएस है, तो ईपीएस तो हमने बढ़ा दिया, उसको तो हमने इन्फ्लेट कर दिया कैसे भी करके, जिससे क्या हो गया, मैनेजमेंट ज्यादा बोनस ले गया, जो सीईओ है वो ज्यादा बोनस लेकर के चला गया. जबकि एक्चुअल में आप अगर देखते हो तो कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी कंपनी को कोई खास फायदा हुआ नहीं था. राइट, तो मतलब इस तरीके के मैनिपुलेशन ना हो रहे हो इंसेंटिव्स पाने के लिए, ये आपको देखना पड़ेगा. शेयर होल्डर राइट्स. हाउ स्ट्रांग आर दीज राइट्स कंपेयर टू इंडस्ट्री पियर्स? शेयर होल्डर राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कंपनी शेयर होल्डर चला रहे हैं या मैनेजर चला रहे हैं? राइट, अगर सारे पावर्स मैनेजर्स के ही हाथ में दे दिए, तुम लोग चला लो, जैसे करना है जो करना है कर लो, तो फिर वो कंपनी में वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साइंस है. अगर शेयर होल्डर्स ने अपने राइट्स को बराबर यूज किया है और वो कंपनी को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखने को मिलेगा. राइट, देन लॉन्ग टर्म विजन. इज द बोर्ड इफेक्टिवली मैनेजिंग लॉन्ग टर्म रिस्क इंक्लूडिंग ईएसजी फैक्टर्स? राइट, तो मतलब कंपनी जो है क्या शॉर्ट टर्म मोटिव से चलाई जा रही है, या फिर हम ईएसजी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चल रहे हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में किस तरीके से अच्छा कर सकती है. राइट, तो ये सारी चीजें एक एनालिस्ट को देखनी चाहिए जब वो एक कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनालाइज कर रहा है कि ये कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग है या फिर वीक है. ओके, ऑलराइट, दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन.